हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अफरोज। आज हम लोग बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी का एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ। इसमें हम लोग सिर्फ तैयारी ही नहीं करेंगे बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और आपके पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए, अगर 2027 में आपको अच्छा स्कोरिंग करना है तो आपको राइट स्ट्रेटजी के साथ एक योजनाबद्ध तरीके से आपको पढ़ाई करना होगा। तो चलिए, अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ आप लोग को के तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए। हमारा YouTube चैनल पर्याप्त होगा। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा चैनल है इस पे हम मैथ्स, साइंस और आपका जो सामाजिक विज्ञान है और इंग्लिश जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कवर करेंगे। फिर हम लोग उस क्वेश्चंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। देखिए, हम लोग फंस कहाँ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ तो लेते हैं मगर कॉन्सेप्ट जो है हमारे माइंड में नहीं रहता है। सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिर्फ आप आंसर रट लीजिएगा तो आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो हम सभी देखेंगे कि यहाँ पर कैसे हमारे एग्जामिनेशन हॉल में जब बच्चे बैठेंगे तो उसके कॉन्फिडेंस दम बिल्कुल हाई रहेगा। तो इसके लिए जो है मैं बिहार बोर्ड का एक नया अलग सीरीज शुरू करने वाला हूँ। अगर आप लोग 2027 का प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम पूरी तैयारी आप लोग को करवा दूंगा। और यहाँ पर देखिए, हम आज लेकर आए हैं 2026 में जो मैथ्स का क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। वे सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे और हम लोग देखेंगे कि एक एक क्वेश्चंस और उसके साथ जो भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सिर्फ आंसर रट लेने से जो है एग्जाम में आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर जो है बिहार बोर्ड के मैथ्स जो 2026 में पूछा गया था उसमें कुल ऑब्जेक्टिव के 100 प्रश्न थे और उसमें से आपको जो सॉल्व करना था वो 50 प्रश्न था। और आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आपके टोटल 30 थे, जिसमें से आपको करना था, बच्चों को करना था 15 प्रश्न। ये 2 अंक के थे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने थे? 8 थे, जिसमें करना था 40 प्रश्नों को। ठीक है, और ये जो है टोटल कितना 5 अंक का था। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहले हम सारे पेपर्स जो आपके साइंस का, एसएसटी का, मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पहले उसको करेंगे। उसके बाद जो है जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो रिपीट होते हैं, वो सारे को हम लोग देखेंगे। और देखने के बाद जो है उसको जब सॉल्व करेंगे तो उसके साथ साथ हम लोग उसके कॉन्सेप्ट, फार्मूला, हर बात को सीखेंगे ताकि मैं आप लोगों को बेहतर तैयारी करवा सकूं। और जब एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही हाई रहेगा। चलिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, आपके सामने ये सेक्शन ए है, इसका क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखें। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति बोल रहा है कि मूल की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा या वास्तविक और समान होगा, अवास्तविक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या पता करना है, हमको विवेचक आना चाहिए, क्योंकि विवेचक से पता चलता है कि मूल की प्रकृति क्या होगा। तो विवेचक बराबर क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी तरीके से मैं कॉन्सेप्ट के साथ कवर करूंगा। अगर हो सकेगा तो मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा और उसको कवर करूंगा और साथ में कॉन्सेप्ट भी सारे कवर करूंगा।
ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके और आप बेहतर प्रदर्शन कर सके। देखिए डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए डी क्या है, अगर डी बड़ा हो जाए 0 से तो क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर ये डी बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। अगर डी छोटा हो जाए 0 से तो मूल क्या होगा, मूल कोई इसका वास्तविक हल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, a बराबर यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन करिए, a 1 है, 1 है, और b क्या है, b -3 है, और यहाँ पर c देख लीजिए, c कितना है, तो वो आपका -10 है। अब निकालिए b स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक, तो b स्क्वायर तो -3 स्क्वायर हो जाएगा और -4ac, तो 4a कितना है, a आपका 1 है, और c कितना है, c जो है वो -10 है। तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, यानी कितना हो जाएगा 49। अब ये देखिए डी से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, और b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है आपका। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका विवेचक का मान पूछ रहा है, तो विवेचक अभी बताए बी स्क्वायर माइनस 4ac, मगर देखिए यहाँ पे b बराबर कितना है, b बराबर a है, और a बराबर क्या है, b है, c तो c ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, b स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, और -4ac, तो 4a की जगह पर कितना है, b है, और फिर c, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4bc। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, आपका ऑप्शन ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि 3x y तथा 15 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस y का मान कितना होगा। तो देखिए इस समांतर श्रेणी में है 3x y और 15, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो सारवंतर है, सारवंतर समांतर श्रेणी में सारवंतर क्या होता है, सारवंतर d जो है वो बराबर होता है। d निकालने के लिए क्या करते हैं, x में से 3 घटाइएगा, दूसरा पद में से पहला, और फिर क्या करिएगा, फिर आप ये 15 में से 22 घटा दीजिए, या फिर 22 में से x घटा दीजिए। तो देखिए 15 में से 22 घटा देते हैं, यानी पिछले पद और उसके जस्ट पहले वाला पद का अंतर क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे 22 को इधर लेके आ जाएगी तो x प्लस y हो जाएगा, और 15 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 18 हो गया। 18 आंसर है, ऑप्शन में बी है, सही हो जाएगा बी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि का सारवंतर बताइए। अभी बताया सारवंतर निकालने के लिए क्या है, जिसके जस्ट अगला में से पिछला को घटाना है। तो 9 में से 5 जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा, और 17 में से 13 जाएगा, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो सारवंतर आपका 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया हुआ है, इसका 13वां पद बताइए। तो इसके लिए आपको क्या है, tn लगाना है, फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, t13। अब a कितना है, a है -5 प्लस n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 1। d कितना है, तो -1 में से 5 घटाइएगा तो 4 बचेगा, 3 में से -1 4, 4 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, यानी 4 का सारवंतर है। तो यहाँ पे 4 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो -5 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 12 गुने 4, यानी -5 प्लस 12 4 कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 43 है आंसर, ऑप्शन सी सही हो गया। अब देखिए ये दिया हुआ है आपका समांतर श्रेणी के योगफल से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो ये आपका ये होता है, देख लीजिए
अगर 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n है, तो यहाँ a कितना है, a 1 है, d कितना है 1 है, और a से n आपको निकालना है, तो n/2 हो जाता है a प्लस, है ना, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तब प्रथम पद कितना हो जाएगा 1 और अंतिम पद हो जाएगा n, तो कितना हो जाएगा n × n + 1/2। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि 11 और 12 + 13 45 तक है, तो जोड़ने पर कितना आएगा। देखो ये समांतर श्रेणी के योग से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रथम पद कितना दिया हुआ है 11, डी कितना निकलेगा, तब 12 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 का अंतर चल रहा। अब हमको क्या निकालना है कि इसके 11 से 45 तक कितने पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम पद कितना दिया हुआ है 45, तो आप यहाँ से n का मान निकालिए, तो 45 बराबर हो जाएगा a 11 हो गया प्लस n - 1, d कितना है 1 का। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, अगर इधर इसको लाके घटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 34 या n - 1, यानी इधर आके जुड़ जाएगा, तो n कितना हो जाएगा 35। तो आपका s 35 का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35/2 हो जाएगा। और देख लीजिए क्या होता है a + l, तो कितना हो जाएगा 11 + 45 कितना हो जाएगा 35/2, 5 × 1 = 6 और 4 × 1 = 5, 28 × 56। तो गुना कर दीजिए 35 में 28 से, 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 3 = 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 और 35 दूनी 70, 0 8 7 2 9, 980 कहाँ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको आप लोग लिख सकते हैं √7 और फिर इसको लिख सकते हैं 4 × 7 और फिर इसको लिख सकते हैं क्या 9 × 7। चलिए तो ये कितना हो जाएगा √7, ये हो जाएगा 2 √7 और ये कितना हो जाएगा 3 और √7। देखिए एक एक का अंतर चल रहा है, क्या कह रहा है कि अगला पद क्या होगा, तो अगला पद आपका क्या हो जाएगा, देखिए घटाने पर √7 ही जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 4 √7 है, 4 √7। तो देखिए या इसको अंदर लेके जाइएगा, 4 × 4 = 16, 16 सते बलियो तल से 11 का में, ये हो गया ऑप्शन डी। आगे देखिए एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3 7 11 15 और 406, तो यहाँ पर a बराबर कितना है 3 और यहाँ पर सारवंतर कितना है, सारवंतर है 4। तो देख लीजिए मान लिया कि n पदों का योग, तो n पदों का योग मान लिया 406 है, इसमें n पदों का योग 406 है, तो n हमको निकालना है पदों की संख्या। तो देखिए तो कितना हो गया 4 Sn बराबर फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 और इधर हो जाएगा 2a + n - 1 और इंटू d। तो कितना हो गया 406 बराबर कितना हो गया n/2 हो गया, यहाँ हो गया 3 दूनी 6 और यहाँ हो गया n - 1 और कितना हो गया सारवंतर है 4, तो इधर क्या हो जाएगा 406 और n/2 हो जाएगा। अब देखिए 6 प्लस कितना हो जाएगा 4n - 4, अब देखिए 406 और n/2 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2 और 4n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 406 और n/2 हो जाएगा। अगर 2 को हम लोग कॉमन लेते हैं तो 1 + 2n हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो अब देखिए इधर कितना हो जाएगा 406 n + 2n 2n², तो देखिए द्विघात बहुपद बन रहा है 2n² और फिर प्लस n और ये 406। इसमें क्या करिए 406, इसमें देखिए मध्य पद का गुणनखंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 812 का गुणनखंड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4
406 फिर 2 से कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से तो 203 फिर 7 से तो हो जाएगा। तो कितना इसको लिख सकते हैं, 2n² और प्लस 29 n और माइनस 28 n और प्लस 406। देख लीजिए घटा करके n और गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 812 माइनस में। अब इसमें से n अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ कितना बचेगा, 2n और प्लस 29 और यहाँ -14 कॉमन ले लेते हैं तब 2n और प्लस 29 बच जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2n और प्लस 29 कॉमन ले लेंगे तब 2n माइनस 14 हो जाएगा बराबर 0। देखिए माइनस कभी भी पदों की संख्या नहीं होती है, ना तो वो क्या होता है कि भिन्न में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, n माइनस 14 इसको 0 लेके चल जाएंगे, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो n बराबर 14 यानी यहाँ पे पद 14 पदों का योग क्या हो जाएगा, 406। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। करे समांतर श्रेणी n पदों का योगफल इतना है तो nवां पद क्या हो जाएगा, n पदों का योगफल इतना दे। तो देखिए अगर tn निकालना है तो उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है sn माइनस sn माइनस 1। तो sn आपको दिया हुआ है 5n माइनस n² और sn माइनस 1 निकालिए। तो n जो नजर आ रहा है उसके जगह पे n माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू n माइनस 1 और फिर माइनस हो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये होगा 5n माइनस n² माइनस ये हो जाएगा 5n माइनस 5 और फिर माइनस n² प्लस 1 माइनस 2n। इसको तोड़िएगा तो ये माइनस b। अब यहाँ पर देखिए 5n माइनस n² माइनस ये क्या हो जाएगा, 5n माइनस 5 यहाँ हो जाएगा माइनस n² और फिर हो जाएगा माइनस 1 और प्लस हो जाएगा 2n। अब यहाँ देख लीजिए 5n माइनस n² और माइनस देखिए ये माइनस को बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस n²। और देखिए 5n और 2n दोनों जुड़ जाएगा तो 7n, तो माइनस हो जाएगा बाहर निकल के 7n। ये देखिए ये क्या है, -6 होगा, बाहर निकालेगा तो +6 हो जाएगा। अब देख लीजिए अब क्या करेंगे, ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2n प्लस 6 यानी कह सकते हैं 6n माइनस 2 है ऑप्शन बी आपका। चलिए आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि बस इसी का स्क्वायर 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16। देखिए अगर क्या है, दो वृत्त की परिधि का अनुपात, ये परिधि का अनुपात है तो परिधि क्या होता है, मान लिया दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त है। अब इसका मान लिया कि R1 है त्रिज्या और इसका R2 है तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई R1 और ये क्या हो जाएगा 2 पाई R2, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर 3/4 दिया हुआ है तो R1 और R2 कितना हो गया 3/4। उसी तरीके से क्षेत्रफल निकालिएगा तो R1 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा R1 बटा R2 करा कि एरिया का स्क्वायर है तो सिर्फ उसके रेडियस का स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो जहां पर आपको दिया हुआ रहे कि चाहे रेडियस का अनुपात हो या उसके परिधि का अनुपात हो तो बस क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16 11 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा उसका त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई बताइए। तो चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई L बराबर होता है 2 पाई R, देखिए 2 पाई R
गुने थीटा बटा 360 डिग्री। तो 2 गुने 22/7 हो गया। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ 21। ये कितना है? 60 बटा कितना हो गया? 360। 1 0 से 1 0, 6 6 36, 7 या 21, 3 दूनी 6, कितना? 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई हो गया, यानी ऑप्शन सी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। 13 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाते हुए प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि इस तरह से मान लिया जाए कि जोड़ा जा रहा है। इस तरह से मैं जोड़ रहा हूँ 3 घन को जोड़ रहा हूँ। तो देखिए ये अब क्या बन गया? घनाभ बन गया। 6 सेंटीमीटर किनारा है। तो देखिए लंबाइया क्या हो जाएगा? 6 6 12, 6 तिया 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारे इसका चौड़ाई और इसका ऊंचाई सेम ही रहेगा 6। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुने बी गुने एच होता है। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि यदि 2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? मान लीजिए कि 2 गोला है, एक ये है और एक ठो और ये है। अब मान लीजिए कि इसका त्रिज्या r1 है, इसका त्रिज्या r2 है। अब देखिए कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो हो जाएगा 4 पाई और क्या हो जाएगा? r1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 4 पाई r2 स्क्वायर। ये कट जाएगा तो कितना दिया? 16/9। यानी r1 और r2 का निकालना है तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट इधर हो जाएगा 16/9, यानी 4 चौको 16 और 3 तिहाई 9। ये त्रिज्या का अनुपात हो गया। कह रहा है कि उनके आयतन, तो आयतन का अनुपात क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। एक बार ध्यान रखिएगा, देखिए कांस्टेंट है, कट जाता है, बस इसका त्रिज्या का क्यूब कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, चौको 64 और 3 तिहाई 9, 27। बी आपका ऑप्शन हो गया सही, ऑप्शन बी है। 15 देख लीजिए। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 864 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा? तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए 6 फलक होते हैं, तो 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? मान लिया भुजा इसका ए है, तो हो गया 6 गुने ए स्क्वायर बराबर कितना है? 864। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 864/6। काटिए यहाँ से 6 कम 6, 6 चौके 24, कितना आ गया? 144। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144। तो कितना हो जाएगा? ये 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 गुने 12 गुने 12। तो देखिए इसको गुना नहीं करिए, बस यहाँ देख लीजिए, 2 गुने 4 दूनी 8। देखिए कहीं यही ना आ रहा, ऑप्शन 5। ये ए हो गया 15 का, 15 का। 16 देखिए, 16 यहाँ पर देखिए 16 है। यदि घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल x है, y है, z है, तो आयतन क्या होगा? देखिए ये मान लीजिए कि एक घनाभ दिया हुआ है आपको, एक घनाभ दिया हुआ है। अब इसका मान लीजिए लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है। तो इसका 3 आसन फलकों का, जैसे मान लिया एक ठो ये हो गया, एक ठो ये हो गया और एक ठो ये हो गया। आसन मतलब लगा हुआ। तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा l गुने b, तो x, और फिर क्या हो जाएगा? इसको निकालिएगा,
एल गुने बी ये इसका हो गया, इसका निकालिएगा आप तो क्या हो जाएगा बी गुने एच, और ये वाला का हो जाएगा एच, बी गुने एच कितना हो गया, मान लीजिए कि बाई है, और एच एल कितना है वो आपका जेड है। अब कह रहा है क्या कि आयतन निकालिए, क्या निकालना है आयतन। तो आयतन निकालना है तो आप क्या क्या करते हैं हम लोग कि ये सब को गुना कर देते हैं, तो एल बी गुने क्या होगा एच बी गुने एच एल बराबर क्या हो जाएगा एक्स गुने वाई गुने जेड। इसको मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा इधर एल गुने बी गुने एच सब पे स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स गुने वाई गुने जेड हो जाएगा। अगर देखिए इसको लिख सकते हैं ए बी एल बी एच का स्क्वायर बराबर एक्स गुने वाई गुने जेड। अगर देखिए इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, था एल गुने बी गुने एच क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो ये एल गुने बी गुने एच क्या है आपका आयतन है, आयतन है, आयतन क्या है एक्स गुने वाई गुने जेड अंडर रूट। कौन सा ऑप्शन हो गया बी हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर। तो देखिए एक बेलन है, एक बेलन है आपका, अब बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, कितना होता है 2 पाई आर एच होता है, कितना दिया हुआ है 264। तो देखिए 2 गुने 22/7 गुने आर गुने एच कितना हो जाएगा, एच दिया हुआ है आपका 14, तो 14 रखिए बराबर 264, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। अब देखिए आर का अगर निकालना है तो 264 बेटा कितना हो जाएगा 2 गुने 22, देखिए 22 से कट रहा है, 22 से कम 22 और 22 दूनी 44। अब देखिए यहाँ से काटिए तो 4 तिहाई 12। क्या कह रहा है इसका आयतन निकालिए, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर कितना है 3, तो 3 3 9 हो जाएगा गुने 14। तो देखिए 7 दूनी 14 हो गया, 9 दूनी 18, तो 18 दूनी 36, 36 और 3 39, ऑप्शन सी सही हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित केंद्रीय वृत्त के किस मापन के लिए गणना के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता होती है। तो संचयी बारंबारता किसमें निकालने की जरूरत होती है, वो माध्यिका में। ये ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 और फिर 3 5 7 और 7 के बाद हो जाएगा 11, फिर 13 14 15 16 17 हो जाएगा, फिर 19 फिर 21 फिर 23 हो जाएगा, 24 25 26 27 28 29 हो जाएगा। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए क्या निकालना है माध्यिका, तो माध्यिका क्या हो जाएगा 10 + 2। तो देखिए माध्यिका क्या होता है बिल्कुल बीच वाला। तो देखिए 1 2 3 4 4 इधर हो गया, फिर 1 2 3 4, तो ये दोनों के बीच का होगा, ये दोनों के बीच का होगा। तो देखिए आसानी से देखिए ये दोनों के बीच का होगा, तो बस कुछ नहीं करिए। देखिए इधर 4 हो गया और इधर 4 हो गया, बाकी बीच में 2 बचा, दोनों का
जोड़ करके 2 से इसका माध्य निकाल दीजिए, तो माध्य का निकल जाएगा। कितना होगा, 3 1 4 और 1 1 2, यानी कितना हो जाएगा 12। तो इसका 12 जो हो गया वो कैरेक्टर, ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सम्मित बारंबारता। तो देखिए सम्मित अगर बारंबारता रहता है ना तो उसके माध्य माध्यिका बहुलक क्या होते हैं, समान होते हैं। माध्य माध्यिका बहुलक समान हो जाएगा, सम्मित रहेगा तब। जैसे इसको मैं अगर एग्जांपल देके समझाऊं तो 1 2 और 3 4 5 6 7, अगर इस तरह का अगर आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है, आंकड़ा दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका माध्य निकालिएगा तो भी आपका 4 आ जाएगा, और ये माध्यिका भी निकालिएगा तो 4 आ जाएगा। मगर फिर इसको हम क्या करते हैं कि रिपीट कर देंगे। मान लिया कि 2 है, 3 है, 4 4 4, फिर 6 और 7, तो बहुलक भी 4 हो जाएगा। तो ये सम्मित होता है, ठीक है। तो सम्मित का क्या होता है, माध्य माध्यिका बहुलक बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r होते हैं, जो समीकरण a बराबर bq प्लस r को संतुष्ट करते हैं। कौन संतुष्ट करता है, देखिए ये a क्या है, ये भाज्य है, और ये हो गया भाजक, और ये हो गया भागफल, ये शेष। तो जो शेष होता है वो 0 के बराबर होगा, या तो फिर 0 से बड़ा होगा, मगर b से हमेशा छोटा होगा। तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अनुसार 867 और 255 का मसा क्या होगा। तो आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन का उपयोग हम लोग मसा निकालने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या करिएगा, जैसे ये 255 है, उसमें क्या करिएगा, 867 से भागा दीजिएगा, ठीक है। तो कितना मतलब लग जाएगा, लगाइए 3 मरतबे। देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा, 25 तिया 75 और 1 76। ये 5 तिया 15, 25 तिया 75, 1 76, कितना हो जाएगा 765 तक रहिए। 7 में से 5 गया 2 0 1। और आपको पता होना चाहिए जो शेष बच जाता है उससे फिर हम लोग क्या करते हैं, भाजक में भागा देते हैं। तो कितना हो जाएगा 255। तो कितना मरते लग जाएगा, 2 मरते में। तो कितना हो जाएगा 204। फिर आपका कितना बच गया 1, यहाँ 5, ठीक है। फिर 102। तो ये देखिए 2 मरते में कट गया। तो यहाँ पर आपका मसा क्या हो जाएगा 51। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए ऐसे जो संख्याएं आती है, देखिए इसमें देखिए सभी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो देखिए लास्ट में 9 है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से जोड़ के देख लीजिए। 9 2 11 4 15 15 और 7 22, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन से ही चेक कर लेना है। अगर आप ये चेक कर लीजिए कि 13 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 13 से ये डिवाइड नहीं होगा तो आपका 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर भी 17 है, 19 है, यहाँ पर भी 17 है और 19 है। तो आप 23 और 29 से डिवाइड करके अगर इसको देख लीजिए, समझ में आ रहा है। अगर 23 और 29 से डिवाइड करके देख लीजिएगा तो आपका ये देखिए 13 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए।
तेरह पचे 65, 13 छक 78, 13 पचे 65 हो जाएगा, 9, 13 91, कितना हो जाएगा 1, और फिर कितना आ जाएगा 19, कट रहा है क्या? तो ये ऑप्शन जो होगा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए 29 से या फिर 23 से, 29 से या फिर 23 से, अगर ये 23 से अगर नहीं कट रहा, ठीक है, तो फिर ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए आपको ये एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको देखना है, एलिमिनेट करना है। तो चलिए 23 से लाते हैं, 2392, 23 दिया 69, कितना हो जाएगा 9.14, फिर कितना हो जाएगा 23 दूना 46, कितना हो गया 6 6 12। तो देखिए यहाँ पे आपका ये 23 से कट रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन अगर सही हो गया, समझ में आ रहा है, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को देखना था। अब यहाँ पर देखिए कह रहा दो संख्याएं ए और बी का लसा तथा मसा क्रमशः सी और डी हो, तो इसमें से कौन सही हो जाएंगे, इसमें से कौन सही होंगे? तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसका लसा गुने मसा होता है। तो इसमें देख लीजिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 25 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संख्या है परिमेय संख्या? तो देखिए जिसका वर्गमूल निकल जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, इसका तो नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वैसी संख्याएं जिसका व्यापक रूप यानी शॉर्ट फॉर्म क्या है आपका पी बाई क्यू है, तो व्यापक रूप है, तो इसका जो है कह रहा पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं हो जाएगा, तो ये सम संख्या नहीं होगा। समझ में आ रहा? विषम संख्या ये क्या होगा, इस पी बाई क्यू के रूप में हम लोग क्या लिखते हैं सम संख्या को, ठीक है। ये पी बाई क्यू के रूप में हम लोग क्या लिखते हैं, तो परिमेय संख्या। इसका डिफिनेशन दिया हुआ है परिमेय संख्या का कि पी बाई क्यू और क्यू बराबर नॉट 0 और पी और क्यू क्या है पूर्णांक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 27 वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और देखिए यहाँ पे ना तो शांत हो और ना ही आवर्ती हो, ना तो रिपीट कर रहा है ना ही शांत है, तो ये किसका गुण है, ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का तो दशमलव प्रसार होता है, वो ना तो शांत होता है और ना ही आवर्ती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 क्या कह रहा है, ये देखिए इसको तोड़ दिए a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो देखिए ये a हो गया ये b हो गया, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 5, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 5 और ये 2 2 4, तब 5 चौके 20 हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 रूट 5, तो कितना हो जाएगा 29 माइनस 12 रूट 5, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ये ए। अच्छा आगे देखिए अगला, आगे क्या कह रहा है, बहुपद x स्क्वायर 4x का गुणनखंड क्या होगा, तो देखिए मिडिल टर्म का यानी मध्य पद का गुणनखंड करिए, तो क्या है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको आप लिख सकते हैं 4x को माइनस 3x माइनस x प्लस 3, तो कितना हो जाएगा x कॉमन लिएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस कॉमन लिएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा, दोनों में से क्या करिए x माइनस 3 कॉमन लिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 सी आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 20 का शून्यांक निकालिए। तो इसका शून्यांक निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 जीरो कर दीजिए। इसमें भी मध्य पद का क्या करिए, गुणनखंड। तो कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5x और इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा, इसको ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो x प्लस 5 जीरो या x बराबर कितना हो जाएगा -5। उसी तरीके से x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो -5 -2 आपका कौन सा आंसर है, तो ए है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगा। तो देखिए इसको थोड़ा समचतुर्भुज के बारे में आप लोग जान लीजिए। समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं। उसके विकर्ण क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है। उसके विकर्ण लंब समद्विभाजक। तो देखिए अगर मान लिया जाए कि ये भुजा 10 है, यहाँ ये क्या हो जाएगा 5 और ये अच्छा और ये 12 है। अगर मान लीजिए कि ये 12 है तो ये 24 है तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाला ये 5 हो गया और ये 12 हो गया। अब ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस लगा दीजिए। तो ये दोनों को जोड़ करके हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 144 प्लस 25 यानी कितना हो जाएगा 169। अगर आपको पाइथागोरस त्रिक याद होगा तो भी आप निकाल सकते हैं कि 5 12 13 पाइथागोरस त्रिक होता है। तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। अगला देखिए 32 कह रहा है किसी ब्रह्मा बिंदु से किसी वृत्त के पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी ब्रह्मा बिंदु से किसी वृत्त पर कितने, देखिए किसी ब्रह्मा बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक ब्रह्मा बिंदु था तो इससे देखिए कितने खींच सकते हैं, तो 2, 1 और 2। अब ध्यान रखिए स्पर्श रेखा क्या होता है। स्पर्श रेखा ये वृत्त को किसी एक बिंदु पर, जैसे यहाँ पर P और यहाँ पे Q और ये मान लीजिए ब्रह्मा बिंदु वो हो गया, तो किसी वृत्त पर जो है वो वृत्त पर वृत्त के एक बिंदु को छुएगा, ये स्पर्श करेगा। ये रेखा जो है वो एक बिंदु को स्पर्श करेगा। कितनी रेखा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ देख लीजिए 33 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा ब्रह्मा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 हो 24 हो तो वृत्त के केंद्र से ब्रह्मा बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा। यानी कह क्या रहा है जो समझिए, पहले एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त देखिए एक वृत्त है और कह रहा है कि खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए ब्रह्मा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है। तो और लंबाई और त्रिज्या कितना है 7 है। तो देखिए पहले यहाँ से हम मिला देता हूँ ब्रह्मा बिंदु को केंद्र से, और ये यहाँ क्या होगा, ये लंब होगा। क्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तो ये 7 हो गया और ये 12 हो गया, ठीक है। तो ये एक मान लीजिए कि ब्रह्मा बिंदु आपका ये केंद्र O हो गया, ये P और Q स्पर्श रेखा हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो ये क्या हो जाएगा विकर्ण। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा
12 का स्क्वायर 144 और 7 का स्क्वायर 149। ठीक है, देखिए देखिए तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर से देखिए क्वेश्चन को। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 तथा ब्रह्मा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24, तो यहाँ पे 24 है। देखिए तो मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ पे ये वाला आपका कितना है, ये 24 है। तो ये क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना, तो 24 576 होता है और प्लस 7 का कितना हो जाएगा, 7 का 49, यानी कितना हो जाएगा 625। तो 625 का कितना हो जाएगा 25 आंसर। 625 का क्या हो जाएगा 25। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका सी आंसर। अब देखिए कह रहा है कि यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर हो, यानी यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, वृत्त की केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी क्या होगा। यानी देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त में एक जीवा क्या करता है, वृत्त के दो बिंदु को आपस में मिलाता है, तो ये जीवा हो गया। अब मान लीजिए कि ये केंद्र है ओ। अब यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, इसका त्रिज्या जो दिया हुआ है वो 17 है, ठीक है। तो जब यहाँ से केंद्र से जीवा पर अगर मिलाइएगा तो जीवा को ये क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो 16 है तो कितना हो जाएगा 8। तो हमें क्या निकालना है, हमको ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लंब समद्विभाजक होता है, तो ये लंब है। तो मान लीजिए कि ये त्रिज्या OA हो गया और ये M पे और ये AB जीवा था, तो यहाँ पर विभाजित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे यानी आपको ये निकालना है OM। तो OM बराबर क्या हो जाएगा, अब इसके विकर्ण में से इसके ये वाला को MA को माइनस कर दीजिएगा। तो 17 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 17 कितना हो जाता है 289। 17 कितना होता है 289। 17 का स्क्वायर 289 हो गया, ये 64 हो गया। तो घट करके कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 और 8 में से 6 गया तो 2, तो 225 का वर्गमूल हो जाता है कितना 15 सेंटीमीटर। ये जीवा की दूरी हो जाएगा केंद्र से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज, ये समझिए चक्रीय चतुर्भुज कहते किसको हैं उसको पहले जानते हैं। तो देखिए अगर किसी वृत्त के बिंदु से मिलाकर अगर जो चतुर्भुज बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। तो देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ये एक बिंदु यहाँ टच कर रहा, ठीक है यहाँ। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के किसी भी युग्म का योगफल समकोण में कितना समकोण होता है। तो याद रखिएगा कि ये देखिए समपूरक होता है, सम्मुख कोनों का योग क्या होता है समपूरक। तो समपूरक यानी कहने का मतलब दो समकोण के बराबर। तो इसमें दो समकोण क्या दिया हुआ है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित रेखा युग्मों में से कौन किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता है। दो जीवाएं हाँ पॉसिबल है, समांतर हो सकता है, दो जीवा समांतर हो सकता है। चलिए एक जीवा और एक स्पर्श रेखा। तो अच्छा इसको तो देखते हैं हम लोग। स्पर्श रेखा माने एक बिंदु से और एक जीवा, ये भी हो सकता है। कर दो स्पर्श रेखाएं हो सकता है, दो स्पर्श रेखाएं क्या है समांतर हो सकते हैं। मान लिया कि ये रेखा केंद्र से गुजर रहा हो सकते हैं, मगर दो व्यास आपस में समांतर नहीं होगा। जैसे देखिए
अगर मान लिया कि एक व्यास इस तरह से गुजर रहा था, एक इस तरह से, ये क्या होता है, ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है। तो दो व्यास आपस में समांतर नहीं होगा, मगर दो जीवा हो सकते हैं, दो स्पर्श रेखा हो सकता है, एक स्पर्श रेखा और जीवा हो सकता है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो जीवा तो मैं बता ही दिया, स्पर्श रेखा भी बता ही दिया आपको कि एक बिंदु को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 37। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 है तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा। यानी कह क्या रहा है जो उसमें एक वृत्त है सॉरी, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, समझिए एक वृत्त है, इन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच की दूरी, जैसे बीच का कोण, तो देखिए यहाँ पे ये मान लिया एक त्रिज्या हो गया, एक ये त्रिज्या हो गया, तो इस यहाँ पर ये कोण कितना बना रहा है 130 डिग्री। अच्छा ये ओ हो गया। फिर क्या कह रहा है, त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण, तो देखिए इसको हम यहाँ बढ़ाते हैं तो अंतिम छोर यहाँ हो जाएगा इसका, और इसका अंतिम छोर कहाँ हो जाएगा, यहाँ। अब देख लीजिए, अब यहाँ से ये हो गया स्पर्श रेखा, एक बिंदु को टच करेगा, देखिए मैं टच कर रहा था, देखिए ये एक स्पर्श रेखा हो गया, एक स्पर्श रेखा हो गया। तो कह रहा है कि इसके बीच का कोण कितना होगा। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, दो रेखा, ये क्या कर रहा है, ये व्यास है, तो देखिए ये दो रेखाएं काट रहा था, ये 130 हो गया, और त्रिज्या देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना लेगा, तो 90 90 130, सॉरी 90 90 180, और फिर ये हो गया 130, और ये देखिए ये पूरा क्या बना रहा है, चतुर्भुज। तो क्या करेंगे 180, देखिए यहाँ पे 180 प्लस 130 कितना हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 0 और 8 3 11 1 1 2 310 हो गया। और आपको पता होना ही चाहिए कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360, देखिए 360 में से 310 घटा दीजिए, कितना बचेगा 50 डिग्री। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 38। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करता हो तो वो चतुर्भुज क्या होगा। तो देखिए भुजा समांतर और कोण 90 डिग्री, ठीक है। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता हो, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा, समांतर चतुर्भुज हो, विकर्ण बराबर हो, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता हो, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये एक वर्ग क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। अच्छा, और आपका सम चतुर्भुज भी क्या होता है, सम चतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। मगर यहाँ पे क्या कह रहा है कि विकर्ण बराबर हो, तो ये कैसा, ये सम चतुर्भुज हो जाएगा, है ना। वर्ग एक ऐसा सम चतुर्भुज होता है, ठीक है, जिसका विकर्ण बराबर होता है और आपका ये कितना पे काटता है, इसका विकर्ण 90 डिग्री पर, तो ये आपका वर्ग होगा। अब देखिए
यहाँ समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है, तो वो समकोण पर समद्विभाजित करता है। अभी जैसा बताया देखिए, समकोण, अभी मैं पीछे भी बताया आपको कि अगर एक समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण क्या होता है, लंब समद्विभाजक होते हैं। समचतुर्भुज के, है ना, क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक, यदि समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र ए पर AOB है और परिधि ACB है, जहां सी वृत्त के बृहद चाप पर है। यानी देखो ये क्या रहा है, यहाँ पे ये मान लिया कि केंद्र O है, तो AOB इसके बृहद चाप पे, ये देखिए ये वाला भाग क्या होगा, बृहद चाप पे। तो बृहद चाप पे बनाता है A, C और B। तो देखिए आप ध्यान रखना है कि इसका जो है बिल्कुल ये आधा होगा बृहद चाप पे, और जितना केंद्र पे कोण बना रहा है उसका सीधा आधा होगा। तो यानी ACB जो होगा AOB का आधा हो जाएगा। ये सही हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हमसे जुड़ जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपके प्रश्न को बताया जाएगा। देखिए यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः कितना है, 28 है और 36 है, तो माध्यिका क्या होगा। तो देखिए बहुलक बराबर, तो बहुलक है 16 और 3 माध्यिका हो गया, और फिर माइनस कर देंगे 2 गुने माध्य, माध्य कितना है 28, तो हो जाएगा कितना 16, 3 माध्यिका और 28 दूनी 56। तो देखिए माइनस करिए यहाँ पे 56, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 और 5 1 6 1 7 72। यहाँ पे माध्यिका हो गया तो कितना हो गया 24 दिया 72, यानी माध्यिका हो गया 24। ऑप्शन सी सही है। फिर देखिए 24, देखिए 24 संख्याओं का औसत 0 है, तो इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य हो सकती है, शून्य से बड़ी होगी, शून्य से बड़ी होगी अधिकतम संख्याएं, तो वो अधिकतम संख्याएं आपका कितना हो जाएगा 23। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित जो घटना घटने वाली है, तो निश्चित घटना का प्रायिकता जो होता है वो 1 होता है। निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होगा, 1 होगा। आगे देखते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44। क्या कर रहा है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देखिए एक पासा को एक बार उछालिएगा तो कितना नंबर आ सकता है आपको, 6 आ सकता, 6 संख्या आ सकते हैं, 6 में से कोई भी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यही आते हैं। इसमें देख लीजिए अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो ये 2 है, 3 है और 5 है। टोटल कितना है 3। कितना आने की संभावना है टोटल, तो 6। तो क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या 1/2। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 45। यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए ये 1 से बड़ा है जो कभी नहीं हो सकता, बाकी 1 से सभी क्या है छोटा है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ये क्या है 1 से बड़ा है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। ये कभी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। देखिए फिर प्रायिकता से ही क्वेश्चन है कि ई की प्रायिकता को दर्शाता है। तो देखिए ये 0 हो सकता है, ये 0 से बड़ा होगा, मगर 1 के बराबर होगा, ठीक है, और 1 से छोटा होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं,
देखिए कह रहा है एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा, एक असंभव, तो देखिए वो एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो वो आपका 0 होगा। एक असंभव घटना जो होने वाला ही नहीं है तो उसकी घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो ये देखिए टोटल कितने बार 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें विषम संख्या देख लीजिए, 3 है 5 है और क्या है 1 है, 3/6 कितना हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कह रहा है कि 1 से 30 तक की संख्याओं में से यादृच्छिक एक संख्या को चुन लिया जाता है, तो चुनी गई संख्या की के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है। तो टोटल 1 से 30 तक आप देख लीजिए कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 1 से 30 तक कितने अभाज्य संख्या हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 से 30 तक, तो देखिए एक आपका 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। 1 से 30 तक 30 संख्या हो गया, तो अभाज्य संख्या गिन लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। तो 1 हो गया, 2, तो ये 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर देखिए कौन हो जाएगा, 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर आपका 23 हो जाएगा, फिर 29 हो जाता है। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो जाते हैं, 9। तो 9/30 करिएगा तो 3 तिहाई 9, 10 तिहाई 30, आपका सी ऑप्शन हो गया। तो 1 से 30 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो वो 9 होता है। चलिए कर सकते हैं। आपको देखिए पूरा 100 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आप क्या करिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट अगर आते हो तो 50 आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे देखता हूँ 50वां क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 1.4 है तो उसके हारने, तो जीतने और हारने की दोनों को जोड़कर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या करिए, सीधा सिंपली आप 1 में से इसको माइनस कर दिए, 0.6 हो जाएगा हारने की प्रायिकता। देखिए एक बहुपद दिया हुआ है, 6x² 7 का शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, -b/a, तो -7/6 यानी 7/6। देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। मैथ में आप सिर्फ आप आंसर रट करके कुछ नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें और था क्वेश्चन नहीं, 51 तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुपद 2x² + 3x के शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा होता है, क्या होता है, c/a, यानी 1 क्या हो जाएगा, 2। डी ऑप्शन सही हो गया। अब कह रहे हैं शून्यांक दिया हुआ है आपका, तो क्या हो जाएगा, x² अल्फा प्लस माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, फिर गुना करिएगा तो -6। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका ए है, सही हो जाएगा।
अब देखिए 54 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रति इसमें से ये दिया हुआ आलेख निरूपण करिएगा तो क्या होगा। तो देखिए 1/3 होगा। देखिए 1/3। अब ये ध्यान रखिए, इसको चेक करने के लिए क्या करिएगा, फॉर्मूला याद रखिए। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, तो ये प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, अगर A1 और बटा A2 और B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा, दोनों लाइन एक ही पर लाई करेगा। और फिर देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आप देख लीजिए क्या करना है, 1/3 इसके गुणांक को लीजिए, फिर -1/4, देखिए बराबर ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपका प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाती है। चलिए 55 देखते हैं हम लोग, कहाँ तक कर लिए, 54 तक। 55 देखते हैं, देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पर 55 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2, तो ये क्या हो जाएंगे आपका, इसका कितने हल होंगे, तो इसका आपका हो जाएगा अनंत हल, क्योंकि ये संपाती होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह कह रहा है कि समांतर रेखा होने के लिए, तो समांतर रेखा होने के लिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अभी मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ, बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 56 तक क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं 57 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 और 4 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। ठीक है, यदि दो संख्याओं का योगफल, यानी मान ली दो संख्या है x + y, वो कितना है, 14 है, और उसका अंतर है कितना, 4 है। तो समीकरण सॉल्व करना आता तो भी हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो इसको कट जाएगा, तो 2x बराबर 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9, तो एक 9 हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5, तो कितना होता है, 45। ठीक है, चलिए 58। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल इतना, तो देखिए कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, यानी धारा अगर इधर से जा रहा है तो नाव इधर से आ रहा है, तो रुकेगा ना, इतना स्पीड से रुकेगा। तो देखिए यहाँ पर चाल निकाल दिए दोनों का, तो अगर चाल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये चाल घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देख लीजिए 59 कह रहा है चर x में ax² + bx एक द्विघात समीकरण है जहां a, b एवं c वास्तविक संख्या है। तो द्विघात समीकरण तभी होगा जब a बराबर क्या होना चाहिए, नॉट 0। अगर a ही 0 हो जाएगा तो फिर द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 59 तक कर लिए हम लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। प्रश्न 60 देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 5x² - 6x - 2 का विवेचक क्या होगा। तो विवेचक क्या होता है, b² - 4ac, तो b कितना है, -6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 4ac, तो 4, a कितना है, 5 और गुने -2, तो कितना आ जाएगा, 36, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 को 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा, 76। ऑप्शन बी सही है। अब देखिए यहाँ दूरी, देखो आपका आ गया नियामक ज्यामिति से, कहा क्या रहा है कि ये दोनों के बीच का दूरी निकालिए। तो दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, x2 - x1, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6
तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8, तो कितना होता है 6 छक 36, 8 8 64, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 का वर्गमूल हो जाता है 10। तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए कि ये देखो शीर्षों यानी त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है, तो इसका परिमिति निकालिए। परिमिति क्या होता है, इसके तीनों भुजाओं का योग। तो देखिए मान लिया जाए कि ये 0 0 ये है, ठीक है, और ये कितना है 0 7 है, और ये कितना है 24 और 0 है। तो देखिए इसको आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ दूरी हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस निकाल दीजिए, या तो फिर इसको आप ऐसे निरूपित भी कर दीजिएगा ना, तो भी आसानी से निकलेगा। देखिए ना डिस्टेंस से निकाल लीजिए, तो अगर 0 - 0 तो 0, तो यहाँ 7 यहाँ हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ दूरी निकालेंगे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो देखिए 24 में से 0 घटाएंगे तो √24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 625 हो। 24 का 576 होता है और 7 का 49 होता है, कितना हो जाएगा तो 625, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो तीनों को जोड़िए तो 24 और 25 कितना हो जाएगा 49, 49 और 7 कितना हो जाएगा 49 और 7 हो जाएगा 56। डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए ये इसमें 62 तक ही क्वेश्चन था, आगे देखते हैं 63। देखिए अब देखो मूल बिंदु से दूरी कहा जा रहा है, तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वही रहता है, तो कितना हो जाएगा 60 का, देखिए अब कितना रखिए x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितना है तो 11 का स्क्वायर और प्लस 60 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, ये कितना हो जाएगा 3600, कितना हो जाएगा 3600। तो देखिए इसमें जोड़िएगा तो 1 और फिर कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3721, 3721। तो देखिए ये देखिए ये यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 3 3 9, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ऐसे भी लग देख सकते हैं हम। देखिए अब देखिए ये 59 है, अब ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये कभी नहीं हो सकता है छोटा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा बिना निकाले। और भी कुछ बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, अगर ये x1 माइनस देखो y2 माइनस y3 और फिर प्लस x2 कितना हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ पे रखिए, अगर ये रैखिक समीकरण तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, रैखिक अगर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपको रखिए x1 कितना है 1 और फिर y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस b, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए x2 अगर 0 अलग बदल देते हैं तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो फिर x3 देखिए x3 कितना है a और y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 यानी कितना हो जाएगा 2 माइनस b इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा माइनस b प्लस 2a फिर माइनस देखिए y1 माइनस x3a हो गया और फिर y1 माइनस y2 यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2
यानी कितना 2 माइनस 0, ठीक है। तो 2a हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी 2a बराबर क्या हो जाएगा b। तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 65। 65 क्या कह रहा है कि शीर्ष बिंदु 3 0 7 0 8 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू, देखिए x1/2 माइनस बाई 3, ठीक है। और फिर क्या होता है x2, ये हो जाएगा बाई 3 माइनस बाई 1, फिर होता है फिर आपका हो जाएगा x3 बाई 1 माइनस बाई 2, ठीक है, बाई 1 माइनस बाई 2 इक्वल टू 0। तो रखिए हाफ इंटू x1 कितना है 3, तो बाई 2 माइनस बाई 3 यानी 0 माइनस 4। चलिए फिर x2 यानी 7 बाई 3 माइनस बाई 1 यानी 4 माइनस 0। और फिर क्या होता है x3, तो x3 कितना है 8 बाई 1 माइनस बाई 2 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 ही आएगा। तो ये तो 0 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा हाफ, देखिए ये हो गया 4 तिहाई माइनस 12 और 7 चौके 28, तो कितना हो जाएगा हाफ। तो 8 में से 2 गया तो 6 16 कैंसिल कर दो तो आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 65 66 देखते हैं हम लोग। 66 देखिए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 66 अर्धवृत्त की परिमिति निकालिए। तो अर्धवृत्त कैसा होता है ऐसा, तो यहाँ से वहाँ हो गया पाई आर और ये है 2r, तो क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बताइए। तो 28 सेंटीमीटर व्यास वाले तो कितना होता है पाई इंटू डी होता है परिधि। तो क्या हो जाएगा 28 गुने 22/7, 7 28 88 76। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखते हैं। कह रहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति क्या है, वो 50 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा, यहाँ पर कोण पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड की परिमिति, देखिए वृत्त है और ये त्रिज्यखंड की परिमिति। तो ये आपका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 और ये भी कितना दिया हुआ है 14 और ये आपका हो गया थीटा। देखिए यहाँ चाप की लंबाई, ये चाप की क्या हो गया लंबाई हो गया। तो देखिए तो चाप की लंबाई में से, तो देखिए चाप की लंबाई में 28 आप जोड़ दीजिएगा। तो देखिए पहले चाप की लंबाई बराबर देख लीजिए क्या होता है, ऐसे निकाल लीजिए थीटा बटा 360 और फिर इंटू हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पर देखिए 14 दुनिया 28, तो चाप की लंबाई में से क्या करेंगे, देखो पूरा ये परिमाप ये पूरा हो गया, देखो ये पूरा परिमाप हो गया। अब परिमाप में से 28 घटा देंगे तो चाप की लंबाई बचेगा। तो कितना हो जाएगा 8 2 10 और 4 में से 2 गया 2 22 बच गया। अब थीटा बटा 360 डिग्री और 2 गुने 22/7 और आर कितना दिया हुआ है, आर है 14, तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14। अब देखिए ये 22 से 22 क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा
9 चौके 36 यानी थीटा बराबर जो हो रहा है आपका 90 डिग्री आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा थोड़ा, हमारे साथ आप जुड़ जाइए, हम सारे चीजों को डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया जाएगा, बिल्कुल आसान लगेगा। यहाँ देखिए, बिहार बोर्ड में स्कोर करना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, कि हमको 100 में से 50 क्वेश्चन ही करने हैं। कॉन्सेप्ट पता होगा, बिल्कुल जल्दी से कर लीजिए आप। यहाँ देखिए, एक तार है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में मुड़ी है। इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो देखिए, एक तार है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है। तो देखो, एक तार को 28 सेंटीमीटर वृत्त के त्रिज्या वाला मोड़ा गया, यानी कहने का मतलब इसका त्रिज्या अगर 28 हो रहा है, तो ये देखिए तार की ये लंबाई, ये पूरा इसका क्या है, इसका परिधि है। तो क्या हो जाएगा, इसी परिधि वाले को एक वर्ग के रूप में, है ना, मोड़ा जाता है। तो इसका जो परिमाप होगा इसके परिधि के बराबर होगा। देखिए, तो 2 गुना 22/7 गुना 28 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा। तो भुजा ही पूछ रहा है ना, तो 7 चौके 28, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी 44। तो भुजा की लंबाई क्या है, 44 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन। यहाँ देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उसके परिमिति का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब देख लीजिए, यानी ये आपका भुजा स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, पाई, यानी भुजा बटा आर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट पाई। अब देखिए, परिमिति का जो अनुपात होता है, परिमिति का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, तो ये होता है 2 पाई आर, क्या बोल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल है किसके क्षेत्रफल के बराबर है, ये। तो अनुपात कैसे निकालना है, वृत्त का परिमाप का और वर्ग का परिमाप का। तो वर्ग का 4 गुने भुजा होता है, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो पाई आर ये क्या हो जाएगा, बटा आर बटा ए, यानी इसका रेसिप्रोकल है। इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी इसका व्युत्क्रम है। तो देखिए, ये पाई बटा 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√पाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो यहाँ पे देखिए पाई से, तो यहाँ रूट पाई बच जाएगा, तो यहाँ पे रूट पाई अनुपात 2, 70 का ये आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए 71, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप हो जाएगा? तो सभी त्रिभुज जो है समद्विबाहु, ये जरूरी नहीं है, ये समबाहु है ना। देखिए, एक तो कह रहा है विषमबाहु, ये जरूरी नहीं है, समद्विबाहु ये भी नहीं होगा, मगर समबाहु के भुजाएं भी बराबर होती है। मतलब यहाँ पे ये देखना है कि इसके कोण जो होता है, सभी समबाहु त्रिभुज का कोण जो होता है वो बराबर होते हैं। बस इसी से क्या है कि ये सभी, क्योंकि सभी 60-60 डिग्री का होगा, जो भी समबाहु त्रिभुज बनाइएगा उसका कोण क्या होगा, सभी 60-60 का ही होगा। तो ये क्या होता है कि सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। चलिए 72 देखते हैं। 72 क्वेश्चन नंबर को देखा जाए। देखिए 72 नंबर का, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं में संबंध क्या होगा? तो देखो, समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप है, तो समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होती है, समरूप का संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब देखो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है,
तो संगत भुजाओं का क्या होगा, तो इसका सीधे वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 2:3 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये त्रिभुज DEF ABC और DEF समरूप है। तो देखिए AB बाई DE है, और तो कह रहा है FD बाई क्या हो जाएगा, FD बाई CA। तो देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि भुजाएं आप समानुपाती होती है, तो अगर ये देखो ये AB बाई क्या है, AB बाई DE है, और इसका जस्ट ये व्युत्क्रम दिया हुआ है, तो ये भी जो होगा ये व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि देख लीजिए इधर से ऐसे करके दिया, समानुपात लिया, इधर से उधर, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, इसका 3:5 है ना, तो ये हो जाएगा 5:3। चलिए हो गया ये, आगे देखते हैं। पचहत्तर क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि ABC और PQR उनके परिमिति क्रमशः 32 है और 24 है। एक भुजा 10 है, तो PQ क्या होगा। तो देखो AB और PQ का अनुपात जब समरूप है तो भुजाओं, तो देखिए जब दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उसके जो परिमिति का अनुपात होता है, जो उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो AB बाई क्या हो जाएगा, PQ। तो 8 चौके 32 और 8 तिहाई 24, और ये कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 10। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 PQ बराबर 30, या PQ बराबर कितना हो जाएगा, 30/4, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4। सी ऑप्शन सही है। 76 देखिए, कह रहा है कि 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई क्या होगी। तो देख लीजिए, ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ये 2a हो गया, ये 2a हो गया, और यहाँ से ऊंचाई डाल दिए, तो ये ऊंचाई क्या करता है इसको, है ना, लंब समद्विभाजित करता है, तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये भी a हो जाएगा। तो देखिए ये विकर्ण हो गया, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर में से ये a स्क्वायर घटा दिए, तो ये आपका ऊंचाई बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 a स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो √3 तो √3 रह जाएगा, ये a तो √3 इंटू a, तो a √3 ये हो गया ऑप्शन डी। देखते हैं 77, मतलब कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पाइथागोरस त्रिक क्या कहता है, पाइथागोरस त्रिक कहता है कि इसका जो स्क्वायर होगा, है ना, जो मतलब विकर्ण का जो स्क्वायर होता है वो दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपका देख लीजिए ये 12, 35 और 37, इसके लिए देखिए एक होता है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर और n माइनस 1 का स्क्वायर, यानी n इंटू, तो देखिए सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है ना, कि इसको आधा करिए, इसको क्या करिए आधा, तो आधा करिएगा तो कितना आ जाएगा 6। अब इसको 6 प्लस 1, ठीक है, देखिए n आ गया 6, तो देखिए 6 प्लस 1 करिए, यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो ये 49 हो जाएगा, और फिर ये करिएगा क्या 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर, तो कितना होगा 12, 25 और 49 होना चाहिए। हमको लगता है कि यही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी इसको आप रख करके चेक कर सकते हैं इस तरीके से। n निकालने के लिए क्या करिएगा, उसको सीधा आधा कर दीजिए, ये नहीं होता है।
अगला देखिए, या तो फिर क्या करें, सबसे बड़ा वाला को स्क्वायर करिए, दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए। आगे देखिए, कितना क्वेश्चन तक कर लिए थे हम लोग, 77। हम लोग 78 देखते हैं। क्या कह रहा है, 78 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो √3/4 हो गया भुजा स्क्वायर, यदि 6√3 का स्क्वायर, तो √3/4, 6×6 = 36 और गुने क्या हो जाएगा 3, तो 4×9 = 36, 9×3 = 27 √3। ये ऑप्शन हो गया। 79 देखते हैं, कह रहा है यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने वाला भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी ये भी समद्विभाजक है, अपने सामने वाला को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है, तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्या कह रहा है, कह रहा है किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, ये सब हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, तो 45/53। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या होता है कि अगर ये चतुर्भुज है ना, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिए, ये चतुर्भुज है ना, तो इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे ना, मध्य बिंदु को, तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। इसको मिला करके, है ना, हम लोग मध्य बिंदु जो थ्योरी है, थ्योरम है, उससे भी इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं। तो इस पर देखिए समांतर चतुर्भुज, ये वाला देख लीजिए क्वेश्चन हम, तो ये क्या है, P/H, cos थीटा क्या होता है, B/H। तो आपको B निकालना पड़ेगा, तो B निकालने के लिए क्या करिएगा, आपको B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, H² - P², यानी 53 का स्क्वायर और माइनस 45 का स्क्वायर। तो 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 5 25 और 1 26, 9, 5 5 10 के 0 हाथ में है, 6 1 7 1 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2809। और 45 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, 45 का, तो 5 5 25 और 5 6 के 20 और 2 22, 5 6 के 20 के 0 और 4 6 के 16 2 18, कितना हो जाएगा 5 2 8 2 10, कितना हो जाएगा 2025। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, और यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और फिर यहाँ कितना बचेगा 7, तो 784। 784 का कितना हो जाएगा, 784 का वर्गमूल निकालिए, 784 का वर्गमूल हो जाएगा, देखिए, तो आप लाइएगा 2 दूना 4, तो 384 आ गया, तो 8 8 64 28, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
अब देखिए ये पूरक है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 61 डिग्री कॉस 61 डिग्री। अब 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है 61 डिग्री और कॉस 61 डिग्री कट जाएगा, एक आ जाएगा ऑप्शन 82 हो गया। अब चलिए हम लोग 83 को देखते हैं। 83 क्वेश्चन नंबर 83। अब यहाँ पर देख लीजिए, देखिए आइडेंटिटी है तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन इकाई के बराबर नहीं है, तो ये तो होता है कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर, ये भी होता है, ठीक है, बस ये भी होता है इकाई के बराबर। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये नहीं होता, सी नहीं होता है इकाई के बराबर, ये सी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की लंबाई के बराबर हो, तो देखिए जैसे ये वृक्ष है इसकी छाया है, ठीक है, अगर ये एच अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, यानी कहने का मतलब ये कितना है, ये tan थीटा tan 45 है, ये कितना है 45 डिग्री, तो ये ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लीजिए 85 कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में, तो कॉस थीटा होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 85 हो गया। आगे देखते हैं 86 क्वेश्चन नंबर 86। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा क्या है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के बराबर है, तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा और ये होता है 1/sin थीटा, इसको ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, कितना बचा 1, यानी tan थीटा बराबर 1 है, यानी कितना है tan 45 डिग्री, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 87 देखते हैं। चलिए इसमें सिर्फ आपको मान रखना है साइन 30 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, कॉट 45 कितना हो जाएगा 1 ही होता है, तो ये 1/2 और प्लस 1/2 -1, इस दोनों को जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका 0 आंसर। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, कितना का वैल्यू है tan 30, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगर इसको हम लोग एक वैल्यू करते हैं तो ये भी एक वैल्यू आ जाएगा, तो ये आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आपका इसका वैल्यू 2 ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे 90 क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए क्या कह रहा है कि साइन के पावर 4 थीटा और कॉस के पावर 4 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो एक हो गया वैल्यू। ये अगर इसको हम लोग करते हैं साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस करते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 है। चलिए अब क्या कह रहा है ये कि साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 दिया हुआ, तो हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी साइन थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ इसको हम रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब देखिए 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है? 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। क्या होता है? sec²। ये होता है cos² थीटा। किसके बराबर हो जाएगा? तो ये tan² थीटा के बराबर होगा। देखिए 1/cos² थीटा और 1/sin² थीटा। तो 1/cos² थीटा गुने sin² थीटा/1 कितना हो जाएगा? tan² थीटा। यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ है? tan थीटा प्लस cot थीटा। तो ये आपको फाइंड करना। तो देखिए कुछ नहीं करिए, इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा tan² थीटा और प्लस cot² थीटा प्लस हो जाएगा 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 25। अब देखिए ये बच गया tan² थीटा और प्लस cot² थीटा, ये कितना हो गया? 1। तो 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23। ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 94 क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र क्या कहलाएगा? यानी देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसके कर्ण का मध्य बिंदु से एक वृत्त अगर खींचा जाएगा तो इस केंद्र को हम लोग कहेंगे परिकेंद्र। 95 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की लंबाई क्या है? देखिए ये दीवार हो गया। अब ये दीवार के साथ यहाँ बना रहा है 60 डिग्री, तो ये h हो गया और ये क्या हो गया? 15। तो हम लोग क्या लगाएंगे? cos थीटा, यानी cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, यानी h/15। cos 60 कितना हो जाता है? हाफ। तो h/15 तो कितना हो जाएगा? 15/2। उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे 96। अब यहाँ पे देख लीजिए 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13 और 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13, 14, 15। तो देखिए ये विषम बहु त्रिभुज है। क्या है? विषम बहु त्रिभुज। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 5 और 9 3 12। तो इसका निकालिए, अर्ध परिमाप निकालिए। तो 5 और 9 3 12 की 2 और फिर कितना हो गया? 42। 42 में 2 कितना आ गया? 21। तो हो जाएगा 21। 21 में से 13 घटाइएगा तो 13 और 8 21 होता है। और फिर कितना हो जाएगा? 21 में से 14 घटाइएगा। 21 में से 14, देखिए एक सेकंड, यहाँ 9 बचेगा। देखिए कितना है यहाँ पे? यहाँ पे 21 है। तो 21 में से 13 घटाइएगा तो 8 बचेगा और 21 में से 14 घटाइएगा तो 7 बचेगा और फिर कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब इसको कर दिए, देखिए 7 21 और इसको हम लोग कर देते हैं 4 दूनी 8 और 7 और इसको कर देते हैं 3 दूना 6। तो देखिए 7 आ गया बाहर, देखिए 3 और फिर देखिए 2 और फिर 2 दूनी 4 3 12 12 7 84। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 97। किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट होता है, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए 98 कह रहा है कि समद्वि बहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा आधार 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा? तो देखिए यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये 13 है तो ये भी 13 है और ये कितना हो जाएगा? 24। तो देखिए ये लंब समद्विभाजक होता है। क्या होता है? लंब समद्विभाजक। तो ये 12 है तो ये क्या हो जाएगा? तो 169। ये देखिए h निकालने के लिए 169 में से
बराबर है 44 से। तो 44 घटाइए तो कितना बचेगा 25। तो कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5। तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आधार आधार कितना है 12 और फिर कितना ऊंचाई 5, कितना हो जाएगा 6 5 30। ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी परिमिति, तो भुजा निकालिए। तो कितना होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 36√3। काटिए √3 से √3 कट गया तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 गुने 4, यानी ए बराबर हो जाएगा √36 गुने 4। तो कितना हो जाएगा निकालिएगा 12, तो 6 6 36 और 2 गुना 4, यानी कितना हो गया 12। तो परिमाप निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, तीनों को जोड़ेंगे तो। अब देखिए कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो √2 गुने क्या होता है भुजा, ठीक है। तो ये कितना है 10√2, तो √2 से कट गया तो ए, तो भुजा, तो ए बराबर कितना गया 10। तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10 गुने 10 यानी 100।